नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आईएएस विद हरि मोहन में आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सीता सिंह, जैसा कि आपके साथ अभी तक जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो है लाइफ प्रोसेसेस। मैं अपनी हर क्लास में इस चैप्टर का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ रेस्पिरेशन डिस्कस किया था और कहा था आपसे कि रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक उसकी एसोसिएटेड प्रोसेस ब्रीदिंग नहीं होती है। रेस्पिरेशन के कंप्लीट होने के लिए दो प्रोसेस चाहिए होती हैं, जैसे एक तो डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस से हमें रॉ मटेरियल माने कि ग्लूकोज मिलता है, और ब्रीदिंग की प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सेल ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करती थी, और इसी एनर्जी से शरीर सारे कामों को पूरा करता था। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का एग्जैक्टली जो पर्टिकुलर पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बताने जा रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ। और चैप्टर का ओवरव्यू क्या कहता है कि यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम दिखा रहा है कि सन से लाइट लेकर के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस उनकी लीफ पोर्शन में हो रहा है। लीफ से ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही है और वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ब्लड के थ्रू। ब्लड ऑक्सीजन, शुगर, सारी चीज़ों को क्या करता है, यूज़ करता है और प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, राइट। अब यही ब्लड, ये जो ब्लू कलर का ब्लड है, ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये क्या कर रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाती है लंग्स तक। इस पोर्शन को हमने कहा लंग्स पे ला करके एसोसिएट किया है, और लंग्स से फिर CO2 माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो एग्जैक्टली इसमें हम उस पैसेज को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू गैस बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी से बाहर निकलती है। किस पर्टिकुलर टाइम पे चेस्ट की कंडीशन कैसी होती है, क्यों और कौन से प्रेशर की वजह से गैस अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है, ये सभी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले कि ब्रीदिंग एग्जैक्टली है क्या। लास्ट क्लास में मैंने क्लियर कट डिफरेंशिएशन किया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग एक्सटर्नल प्रोसेस है, इसमें हम डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहते हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वाली एयर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर देते हैं। ना तो हम खाली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ना ही हम खाली CO2 बाहर रिलीज करते हैं। कौन सी गैस ऑक्सीजन है और कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिर्फ सांस लेने की प्रोसेस से, सिर्फ एयर को अंदर लेने या बाहर लेने से ये चेक नहीं हो जाएगा कि कौन सी गैस है। ये चीज जाकर के सेल की मेम्ब्रेन्स पे एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि विच पर्टिकुलर गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड विच पर्टिकुलर गैस इज ऑक्सीजन। तो ये काम होता है हमारा एल्वियोली पर। अब आप कहोगे ये एल्वियोली क्या होते हैं, जिसे हम वायु कोश कहते हैं। नाम आया वायु कोश, कोश माने खजाना, वायु एयर, जहां पर एयर इकट्ठी रहती है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन हो रखा है कि बॉडी के अंदर उसने जो है वो सेफ पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, और साथ ही साथ में एंट्री और एग्जिट किसके कांटेक्ट में है? एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। तो ब्रीदिंग पहले तो सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, मैंने यहाँ पर बोला है ब्रीदिंग की एक जनरल डेफिनेशन दी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, और ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए वो अलग अलग ऑर्गन्स को यूज करते हैं। जैसे ब्रीदिंग इज द एक्शन ऑफ मूविंग एयर or water across the surface of a respiratory structure
दैट इज गिल और लंग, ठीक है। अगर एनिमल एक्वाटिक है तो गिल्स के थ्रू करेगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स के थ्रू करेगा। अब ये एक्वाटिक क्या है, जो पानी में रहने वाले होते हैं ना एक्वाटिक कहते हैं। टेरेस्ट्रियल माने जो स्थल पर रहने वाले होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। लंग्स टू फैसिलिटेट द रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन द exchange of oxygen and carbon dioxide with the environment, राइट। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें यहाँ पर कुछ है नहीं, मैंने बहुत सिंपल सा पाथ आपको दिखाया है। नेजल कैविटी जो हम नाक के थ्रू करते हैं, ठीक है। आपको कुछ साउंड आ रही होगी, मैंने सांस ली, राइट। इस तरीके से हमने गैस को क्या किया, इनहेल किया। इसके बाद नेजल कैविटी से होती हुई ये जाती है फेरिंग्स में। अच्छा, फेरिंग्स का नाम तो हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है जो खाने को भी एंटर करता है। अब कहीं गलती नहीं हो जाएगी हमसे कि जब फेरिंग्स में एयर भी आ रही है और फेरिंग्स से खाना भी जा रहा है, राइट। तो दोनों मिक्स हो सकते हैं, दोनों के पाइप में एक दूसरे की चीज़ें जा सकती हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है इसे हम लैरिंग्स या साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये है आपका विंड पाइप का रास्ता और फेरिंग्स के दूसरी तरफ अंदर की तरफ एसोसिएटेड होता है आपका ईसोफेगस, राइट। तो खाना क्या फेरिंग से ईसोफेगस में चला जाता है और एयर फेरिंग से लैरिंग्स में जाती है। तो कुछ ना कुछ प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर मोड यूज़ किया जाता है और वो जो पर्टिकुलर प्रिवेंशन का मोड है, इस लैरिंग्स के नेक को स्टार्टिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस एंट्री है लैरिंग्स की, ओपनिंग पॉइंट है लैरिंग्स का, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप जैसा ढक्कन रहता है, जैसे केटल होती है, हम लोग जो केटल घर में यूज करते हैं चाय के लिए, ठीक है। और ऐसी जैसे वो जेम्स वॉट ने केटल यूज की थी, जो जिससे उन्होंने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया, राइट। तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या है, पानी उबला और केटल का ढक्कन ऊपर उठ गया। यहाँ भी क्या होता है कि जनरली जब एयर आती है तो इस केटल का ढक्कन उठा रहता है और जैसे ही खाना आता है फटाफट से ये इस केटल का ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि कहीं खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। तो खाने को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करने वाले ढक्कन फ्लैप का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। याद रखिए क्या नाम है, एपिग्लॉटिस। चलिए, इस एपिग्लॉटिस की मदद से खाना तो अब इसके अंदर नहीं गया, बंद हो गया, ठीक है। अब जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, साथ ही साथ में क्या है, एयर जा रही है, तो ये एपिग्लॉटिस खुलेगा और एयर कहाँ जाएगी, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में जाएगी ये ट्रैकिया। ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप है, ठीक है, नेक के पास रहता है। नेक वाले पोर्शन में जो पाइप है दैट इज विंड पाइप, और थोड़ा सा ये चेस्ट कैविटी तक एक्सटेंड करता है। इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स लगी रहती हैं, वो 9 होती हैं, राइट। कार्टिलेज बोन का वो सॉफ्ट वाला पोर्शन है जिसके अंदर लचीलापन पाया जाता है। अगर वही हार्ड हो जाता है तो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब हम बचपन में होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो कहने को हमारे अंदर 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जाकर के कितनी 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो ये जो कार्टिलेज है वो फ्यूज होकर के बाद में बोन बनता है, बट यहाँ पर कार्टिलेज है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कितनी है, 9, राइट। ये 9 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एयर के कोलैप्स को प्रिवेंट करती हैं। इसके बाद ट्रैकिया 2 पार्ट में बट गया, जिसे आपने बोला ब्रोंकाई, नाम दिया है ब्रोंकाई, राइट। ये ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच 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 और बहुत ज़्यादा ब्रांच होते चले जाते हैं, और जो इसका जो टर्मिनल एंड होता है एल्वियोली, जस्ट उससे पहले वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल। और जब हमने इस पूरे नेटवर्क को कपड़े पहना दिए दोनों साइड से, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाया क्या, लंग्स या फेफड़ा, राइट, फेफड़े, ठीक है। इन दोनों को स्टमक से अलग करने वाला पोर्शन जो है वो क्या है, डायाफ्राम, जो गुंबद के शेप का होता है। तो हमें सांस लेने में, गैस के अंदर जाने और बाहर निकलने में इस डायाफ्राम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे करेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं। प्लांट को लेकर के अभी आपने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, अरे भाई लिविंग है तो क्यों नहीं करेंगे ब्रीथ, ठीक है।
तो ये जो आपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही तो उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस है। और इसके लिए उनके पास वेल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, राइट। इसके बाद जो मैमल्स हैं माने स्तनधारी हैं, जैसे कैट, डॉग, कैटल्स, राइट, ये सब क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे एव्स हैं वो भी क्या हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। बट लंग्स में एयर को इकट्ठा करने के लिए जो पर्टिकुलर पार्ट है वो हमें और बर्ड्स में अलग अलग होता है। पानी में रहने वाले फिशेस, टेडपोल्स, ये सब किससे लेते हैं, गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करते हैं और गिल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। इसके बाद जो आपके इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, ठीक है, ये हैं, इनके अंदर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिनको स्पेरेकल्स कहते हैं। अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डायग्राम्स की हेल्प से बताऊंगी कि ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है। अच्छा, फ्रॉग के केस में बड़ी सारी कहानियां हैं। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो एग्जैक्टली गिल से, लंग से और स्किन से अपनी जीवन के अलग अलग टाइम में तीनों तरीके से सांस लेता है। जब वो बचपन में है, पैदा हुआ है और अपने लार्वल कंडीशन में है, माने टेडपोल है, तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो जमीन पे रहता है, उन दिनों वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, और जब वो पानी में रहता है तो उन दिनों वो स्किन के थ्रू सांस लेता है। तो अगर फ्रॉग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है, तो फ्रॉग के लिए आपको उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो किस कंडीशन में रेस्पायर कर रहा है, उसके हिसाब से आपको उसको एसोसिएटेड ऑर्गन वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, राइट। चलिए, ये छोटे से डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे एक्वाटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो देखिए, ये गिल फिलामेंट है और उसी के साथ में ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड है। ये क्या कर रहा है, O2 अंदर जा रही है और CO2 बाहर रिलीज हो रही है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सी डिस्कस करना चाहूँगी कि ऑक्सीजन कहीं और प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है। और एयर में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 21%, राइट, ठीक है। कितनी, 21%, व्हाट इट। तो हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास पानी में ऑक्सीजन नहीं होती है, वो एयर की ऑक्सीजन को ही जो पानी में घुल जाती है उसे यूज़ करते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन ज़रूरत तो सबकी बहुत ज़्यादा है, काम तो ऑक्सीजन से ही होना है, एनर्जी तो ऑक्सीजन से ही प्रोड्यूस होनी है, राइट। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी रेस्पायर करते हैं और बहुत सारा पानी अपनी बॉडी में ले जाते हैं, ताकि हर बार थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाती रहे और जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो फुलफिल हो जाए। अगर हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमें पता चलता है कि हमने पूरे दिन मेहनत करी, हमें 1 नोट 100 का मिल गया, वो हम टेरेस्ट्रियल वाले हैं। लेकिन अगर हमें सिक्के सिक्के में मिल रही है तो 100 रुपये जोड़ने के लिए हमें क्या है, 1-1 रुपये के 100 सिक्के करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी रेस्पायर करते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट एनिमल में बताएं कि वहां पर रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स को लेकर के बात करी आपने। प्लांट्स में वेल डेवलप्ड क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा होते कहाँ पर हैं, ये 2 अलग अलग डायग्राम हैं जो एक साथ है। बीच में सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या, एक सिंपल प्लांट है, ठीक है। ये मैंने प्लांट की लीफ ली, प्लांट की लीफ में से स्टोमेटा को बाहर निकाला। अगर मैं लीफ का डाइसेक्शन करती हूँ, राइट, लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो हमने देखा कि इसकी ये ऊपर की सरफेस है जिसपे आपको पोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है जहां पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पोर्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लाइट ग्रीन कलर की सेल्स हैं, ये कौन सी हैं, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड का काम मैंने आपको बताया था, ये स्टोमेटा के खुलने और बंद करने को रेगुलेट करती हैं, राइट। CO2 यहाँ पे अंदर जा रही है और O2 यहाँ से बाहर निकल रही है। इसके अलावा ये जो बीचों बीच की सेल्स है, ये सारी कौन सी सेल्स हैं, मीजोफिल सेल हैं। हालांकि मीजोफिल सेल्स 2 तरह की होती हैं, एक लंबी लंबी सी जो है वो पैलिसेड सेल्स हैं, और जो बीच में है लाइट ब्लू कलर की, ये क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। और इनके बीच में जो एयर का स्पेस खाली है, एयर कैविटीज हैं, ये एयर कैविटीज में जाकर के एयर स्टोर्ड रहती है, ठीक है। यहाँ पहुंचे, एक बार एंटर करा, और एंटर करने के लिए तो बार बार चाहिए था किसका, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना।
हम स्टोमेटा का खुलना और बंद होना तो पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन कौन से आ गए आपके सामने? बात करी मैंने बर्ड्स में होते हैं एयर सैक्स, राइट, ठीक है। ये रहे हमारे पास एल्वियोली हैं। रेप्टाइल्स में लंग्स में चैम्बर्स होते हैं पर्टिकुलरली, जिनके अंदर एयर स्टोर रहती है। ये बर्ड का डायग्राम, ठीक है, ये रेप्टाइल के लंग्स का डायग्राम, ये बर्ड के लंग्स का डायग्राम था। और मैमल्स के जो लंग्स हैं उनमें जो ब्रांच स्ट्रक्चर था उसके एंड में बलून जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एल्वियोली, राइट। ये पैकेट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, दिस पैकेट इज सो कॉल्ड एल्वियोली, और इसी के अंदर एयर स्टोर रहती है। इसी एल्वियोली के कांटेक्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं जो O2 को तो अंदर ले जाती हैं और CO2 को बाहर रिलीज करती हैं। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमंस के सिस्टम को, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, कैसे कैसे एयर एंटर करती है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि ह्यूमंस में जो एयर एंटर करती है वो नॉस्ट्रल्स, जो नाक के छिद्र होते हैं जिनको हम नासा छिद्र कहते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करते हैं। इसके बाद नेजल पैसेज में गए, जो नाक का रास्ता है सांस लेते टाइम, राइट। देन उसके बाद नेजल कैविटी, और फिर बॉडी के अंदर का साइड आ गया, जिसे हमने सबसे पहले फेरिंग्स का। फेरिंग्स कॉमन पाथ था फूड और विंड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो आप एयर लेकर के जा रहे हो वो किसके थ्रू होके जा रही है? फेरिंग्स के थ्रू होके जा रही है। फेरिंग्स टू नेक्स्ट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स में इसके बाद एंटर करा इसने कहा ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में बट गया और दोनों पार्ट को नाम दिया ब्रोंकाई, राइट, ठीक है। ब्रोंकाई कवर होके क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। जो लास्ट टर्मिनल एंड है आपका क्या? ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल टर्मिनेट होते हैं किसमें? ये बलून जैसे स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है एल्वियोली या एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के पास अभी जस्ट बता के आई हूँ मैं आपसे कि ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन सी गैस CO2 है और कौन सी गैस O2 है, ये यहाँ एल्वियोली की मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करती है। तो तीन लोगों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक एल्वियोली की बाहर की मेम्ब्रेन, एक ब्लड वेसल्स की अंदर की मेम्ब्रेन, और दूसरा ये जो बीच में खाली स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है कि जब एक टिश्यू की सेल्स लास्ट लेयर, दूसरे टिश्यू की पहली लेयर, और दोनों को सेपरेट करने वाली बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। पढ़ के बताते हैं आपको एक बार। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइंस द पैसेज। इसीलिए नाक के बालों को नहीं हटाना चाहिए, ये एक तरीके का है मोड ऑफ प्रिवेंशन है। इसके बाद जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर जाती है तो वहां पर म्यूकस सेल्स म्यूकस रिलीज करती हैं, जो एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं। चलिए इसके बाद बोला इसने फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू दी थ्रोट इनटू दी लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मैंने बताया था जो नंबर में 9 होती हैं और किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं? ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। These ensure the air passage that does not collapse, right? Next to this is, दोबारा से हमारे सामने डायग्राम आ रहा है जाना पहचाना सा, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद फिर याद करोगे आप क्या होगा? पहले तो नॉस्ट्रल्स थे, नॉस्ट्रल के बाद नेजल पैसेज, देन फेर नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुए ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई और ज़्यादा फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलर सैक। ये बना रखी हैं, ठीक है। और यहाँ इन पूरे कामों को करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन है? डायफ्राम और रिब्स, राइट। रिब्स क्या है आपकी? जिसे हम रिब केज कहते हैं, वो चेस्ट कैविटी है और वहीं पर क्या कर रही है? वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ के बताया विद इन दी लंग्स द passes divide into the smaller and smaller tubes which finally terminate in the balloon-like structure which are further called alveoli. Alveoli plural word होता है, इसका singular होता है alveolus। हिंदी में इसको बोलते हैं वायु कोश।
द एल्वियोली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अभी मैं 2 बार आपके सामने इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एल्वियोली और ब्लड वेसल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अब तक जो आप कहते थे कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, भाई हमारी नाक को नहीं पता है कि कौन सी गैस क्या है, ऑक्सीजन है, कौन सी गैस CO2 है, वो एयर अंदर ले जाती है। हम एयर अंदर लेते हैं और एयर ही बाहर छोड़ते हैं, बट जो एयर हम अंदर लेकर के जा रहे हैं वो ऑक्सीजन रिच होती है और जो एयर हम सराउंडिंग को देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। ये डिसाइड करना एल्वियोली की आउटर मेम्ब्रेन का काम है कि कौन सी गैस ऑक्सीजन थी और कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा, एल्वियोली की आउटर मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स की इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस चीज को चेक करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नाक से नहीं होता, वो कहाँ होता है, एल्वियोली और ब्लड वेसल्स के बीच होता है। The alveoli provide a surface where the exchange of gases takes place। तो अब तक जो भी हम कॉन्सेप्ट बताते थे कि हम सांस लेते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, एल्वियोली जब काम करती हैं तब गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोली की सरफेस पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। एल्वियोली के पास जो ऑक्सीजन है उसे ब्लड ले लेता है और जो सेल्स के थ्रू ब्लड आया है वो उसमें बहुत ज़्यादा CO2 प्रेजेंट है, उसे ये क्या करता है, वापस से एल्वियोली को दे देता है। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की जिनको हम नाम दे रहे हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन माने अंतर श्वसन, राइट, ठीक है, तो कहाँ आप अंदर लेके के जा रहे हो, और एक्सहेलेशन माने क्या होता है, बाहर रिलीज करना, गैस को बाहर रिलीज करना। तो देखिए इसमें आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं कि किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। कई बार ज्योग्राफी में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो वहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं और वो कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कहीं पर भी हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और हवा गर्म होती है तो ऊपर उठी, और ऊपर उठी तो उसका प्रेशर कम हुआ। दूसरी तरफ जिस तरफ एयर ठंडी होती है वो नीचे होती है और उसके ऊपर प्रेशर दबाव ज़्यादा होता है, तो हमेशा हवा क्या है, ज़्यादा दबाव वाले एरिया से कम दबाव वाले एरिया की तरफ जाती है। तो देखिए अब हम अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है और डायाफ्राम सिकुड़ जाता है। तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा माने वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, इसका मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम है, तो हवा बाहर से अंदर जाएगी और गैस का इनहेलेशन होगा, एयर अंदर जाएगी। ऐसे ही जब हम रिलीज करते हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज छोटा होता है, डायाफ्राम फैल जाता है, और चेस्ट कैविटी का साइज छोटा होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम माने आयतन कम होता है तो प्रेशर माने दबाव बढ़ जाता है, राइट। दबाव बढ़ा, हमारे अंदर दबाव ज़्यादा है और बाहर दबाव कम है, जिसके चलते गैस हमेशा क्या होगी, बाहर, अंदर से बाहर जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। तो हमने बोला कि व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, ठीक है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। तो क्या क्या चेंजेस हुए जब हम गैस को अंदर ले रहे हैं, डायफ्राम सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, डायफ्राम सिकुड़ा हुआ है, फ्लैट हो रखा है, और चेस्ट कैविटी फुली हुई है, चेस्ट कैविटी फुली हुई है तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और प्रेशर घटा हुआ है। दूसरी तरफ जब हम छोड़ रहे हैं गैस को तो इस टाइम पे डायफ्राम क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट आवर रिब्स मूव डाउन एंड डायफ्राम लिफ्ट अप, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और एयर अंदर से बाहर चली जाती है। अब एक छोटा सा नाम आया है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, हम कितनी भी सांस लें, कितनी भी प्रेशर से, कितनी भी दबाव से सांस लें या छोड़ दें, सारी एयर हमने बाहर निकाल दी। प्रेशर एक्सेलेशन अगर हमने किया तो उसके बाद में क्या है, सारी की सारी एयर बाहर निकल गई, लेकिन इसके बावजूद भी लंग्स बड़े स्मार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमेशा अपने अंदर रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। और लंग्स की अपनी एक कैपेसिटी होती है जो उसका अपना खुद का क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो लंग की कैपेसिटी पे टोटल जो कैपेसिटीज बनती हैं वो 8 कैपेसिटीज बनती हैं, एसोसिएट कर करके
तो हम इसमें बात करते हैं जैसे TRV हो गई, टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल सांस ले रहे हो आप तो कितना कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने जो लंग कैपेसिटी वाला पोर्शन होगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है, बट डिटेल में जाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ डिस्कस करना, तो आइए और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो हमारा लास्ट पोर्शन आ जाता है जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड द ब्लड इज रेफर टू एज, कौन सा? ब्लड के साथ, राइट। ब्लड के साथ अगर आप बात कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड, तो भाई सीधी सी बात है, ये तो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ठीक है। इसको मैं सेलुलर नहीं बोलूंगी। द रीजन बीन कि सेल के पास थोड़ी गया है, अभी तो एल्वियोली और ब्लड वेसल के थ्रू है, ठीक है। नॉस्ट्रल के थ्रू अगर जाता तो ये क्या होता है यहाँ पर, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, लेकिन बॉडी के अंदर ही पार्ट इसको कर रहे हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती तो इसका आंसर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कवर्ड बाय द स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू विच इज टर्म्ड एज एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस का ढक्कन एपीग्लॉटिस। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ब्रोंकाई। Breathing in aquatic animal takes place by lungs, नाना स्किन, स्किन वाला तो सिर्फ फ्रॉग है, ठीक है। बॉडी सरफेस वो भी वही है, बेसिक जो होता है वो क्या है, गिल्स। ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज गिल्स। हालांकि देखिए सीधी सी बात है, बॉडी सरफेस वाले भी कुछ एक एनिमल आपको मिल जाएंगे, स्किन वाला तो फ्रॉग आपको दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें मेजॉरिटी के साथ चलना है, और जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो गिल्स जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस क्लास में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किए हैं। क्लास की अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत लेंदी क्लास हम नहीं ले सकते हैं। ब्रीदिंग में जब हम बात करेंगे कि गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो CO2 किन कंडीशन में रिलीज होती है, O2 किन कंडीशंस में ब्लड के साथ एसोसिएट होती है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना किन कंडीशंस में होता है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन टिश्यू के पास जाकर के किस कंडीशन में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू ट्रांसफर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने के लिए आरबीसी प्लस प्लाज्मा दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हीमोग्लोबिन हमेशा जो मेजर अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन को करता है। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, और उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज इस वीडियो से मिल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिले, इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जितनी भी डिटेल नॉलेज आप चाहते हैं, जितने भी पेपर्स आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आपको इजीली हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत दूर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल के प्ले स्टोर पे आना है और IAS विद हरि मोहन टाइप करना है। हमसे जुड़ने के लिए अगर आप क्वेरी कर रहे हैं तो कांटेक्ट करिए टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे। सिंपल कॉल भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट के आंसर के लिए उससे एसोसिएटेड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।